तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, कक्षा नौवीं विषय गणित, इसका अध्याय दूसरा जिसका नाम क्या है, बहुपद या इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप बहुपद के बारे में जान लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं पूरा बहुपद के बारे में आपको बताऊंगा। देखो, क्वेश्चन करने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, बहुपद क्या होता है, एक पदीय, द्विपदीय, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये सब होते क्या हैं, गुणांक क्या होता है, ठीक है, पद क्या होते हैं, बहुपद में जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो वो पूरा हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके बाद हम इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी प्रश्नावली को सॉल्व करने में जाएंगी। आधी समस्याएं तो मैं यही निपटा दूंगा आपको। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इसमें एक शब्द आया बहुपद। ठीक है, तो बहुपद एक्चुअली में होता क्या है, ठीक, इंग्लिश में उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बहुपद को यदि संधि विच्छेद किया जाए तो बहु यानी बहुत से, पद यानी पद, ठीक है, जो बहुत से पदों से मिलके बना होता है वो उसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें कई पद होते हैं। अब पद क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले बहुपद को समझो, जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मान के चलो मैंने एक समीकरण लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर 3x घन धन 2x वर्ग धन x धन 1। ये क्या है, समीकरण है। इसको क्या बोलते हैं, समीकरण, या हम व्यंजक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण में क्या देख रहे हो आपके, 3x घन, 3x के ऊपर कितने की घात है, 3 की घात है, इस पे x के ऊपर 2 की घात है, इसमें कुछ नहीं तो 1 की घात है। ठीक है, इसमें क्या, ये जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या पहले समझ लो कि पूर्ण संख्या क्या होती है। भाई जिन लोगों को पता है तो वेरी गुड, और जिन लोगों को नहीं पता है वो जल्दी से समझ लो कि एक्चुअली में पूर्ण संख्या होती क्या है। तो नाम ही है उनका पूर्ण, जो कि पूर्ण होती हैं। तो पूर्ण होंगी मतलब कहाँ से शुरू होंगी, जीरो से। तो जीरो, एक, दो, तीन एंड सो ऑन, मतलब ये अनंत तक जाती हैं, जीरो से शुरू होती हैं। मतलब इसमें ना ही नकारात्मक कोई वो आएगी, ठीक है, ये सब पॉजिटिव होती हैं, मतलब धनात्मक ही ये रहेंगी। ठीक, तो इसका मतलब ये है, भाई फॉर्मूला क्या कह रहा है अपना, भाई डेफिनेशन क्या कह रही है अपनी, जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अब उसके पहले चर समझ लो कि चर क्या होता है। तो भाई साहब, चर क्या होता है, तो चर वो होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। मतलब क्या है इसका, जैसे जो ABCD होगी ना, वो ABCD, ठीक है, XYZ जो हम मान लेते हैं, ठीक, तो ये क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, तो इनका जो मान है वो परिवर्तित होता रहता है, इनकी कोई खुद की वैल्यू थोड़ी है। ठीक, हम कहीं कहीं x बराबर 1 मान लेते कि नहीं माना, x बराबर 1 माना, x बराबर 2, या जब भी इनके हम शून्य वगैरह निकालेंगे, कभी इसी का शून्य कहो 2 निकले, ठीक, कहो 3 निकले। ठीक है, तो मतलब x का जो मान है वो परिवर्तित होता रहता है, जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं वो कहलाते हैं हमारे चर। ठीक है, इसके अलावा अचर, तो अचर संख्या ऐसी संख्या है कि जो जिनके मान कभी परिवर्तित नहीं होते। मतलब जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब ये है कि ये 2 है तो 2 को क्या बोलोगे, 3 बोल लोगे क्या, 2 ही रहेगा ना। 3 को क्या बोलोगे, 3, मतलब ये अपने फिक्स हैं। ठीक है, ये नहीं हिलने वाले अपनी जगह से, कि हम 2 हैं तो हम 2 ही हैं, ये बदलते नहीं हैं। तो ये कहलाती है अपनी अचर संख्या है। ठीक है, तो हमने चर समझ ली, अचर समझ ली, पूर्ण संख्या भी समझ ली। ठीक, अब हम इसको इस पे फिर से आते हैं। तो देखो यहाँ पर 3x के ऊपर 3, 2x के ऊपर 2, धन x धन 1, यहाँ पर पूर्ण संख्या की घात लगी हुई है, इसका मतलब है ये बहुपद है। ठीक है, अब कहीं ऐसा आ जाए कि चलो मान के चलो 2x के ऊपर यहाँ पर आ जाए ऋण 1/2 की घात, ठीक है, धन, भले यहाँ 2x के ऊपर 1 की घात हो या 2 की घात हो। ठीक है, ऐसा समीकरण आ जाए, कहीं ये ऋण लगा है, चिपक जाता है, 2x के ऊपर ऋण 1/2 की घात धन 2x के ऊपर वर्ग। ठीक है, तो ये बहुपद होगा क्या, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो घात लगी हुई है वो काय की लगी है,
ऋण की घात लगी है, पूर्ण संख्या की घात नहीं है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। हाँ, इसको हम समीकरण या बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, लेकिन बहुपद तो ये कतई नहीं है, कतई नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा जो बहुपद है वो समझ में आया होगा। ठीक है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं इसके और आगे की जो टर्म है उनको बताऊंगा। ठीक, तो अब देखिए, इसके अंदर तीन समीकरण आते हैं। ठीक है, एक होता है रैखिक समीकरण, एक होता है द्विघात समीकरण, फिर होता है त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो अब रैखिक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का है क्या है, और त्रिघात समीकरण क्या होता है, समझो जरा। देखो, रैखिक का मतलब होता है एक, क्या, एक। तो ऐसा समीकरण जिसके ऊपर सिर्फ एक की घात हो, कितने की, एक की, मान के चलो एक्स। ठीक है, 2x के ऊपर एक की घात धन 2। ये एक की घात को हम लगाना उचित नहीं मानते, ये भूत प्रेत होते हैं लेकिन दिखते नहीं। ठीक है, कितना भी कुछ हो जाए इसमें एक की घात ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो उसकी सबसे बड़ी घात होती ना पूरे समीकरण में, वो बहुपद की घात होती है। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सही विकल्प में आते हैं, खालिस्तान में पूछ लेते हैं, और एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, तो बहुपद की घात घात होगी क्या, पूरे बहुपद में देखना जो सबसे बड़ी घात हो। ठीक है, मतलब किसकी, एक्स वाई के ऊपर सबसे बड़ी जो घात होती है वो बहुपद की घात होती है। तो इसमें बहुपद की घात जो सबसे बड़ी है वो काय की है, एक की घात है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण, रैखिक। इसके बाद देखो, कुछ नाम पे भी आ जाओ ना, द्विघात, द्वि मतलब दो, घात यानी घात, तो जिसमें सबसे बड़ी घात किसकी होती है, दो की। मान के चलो ये लिखा 2x वर्ग धन x धन 3। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ 3x घन धन 2x वर्ग धन 1। अब मुझे बताओ इसमें से द्विघात समीकरण कौन सा है, ये ऐसी मार पड़ेगी वहीं आके। द्विघात मैंने क्या बताया, जिसकी घात सबसे बड़ी जो होती है। ठीक है, यहाँ पर दो की घात सबसे बड़ी है। ठीक है, मैंने बताया कि मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात दो की हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पर दो की घात देखो, ये और तो नहीं है इससे बढ़ के कुछ, तो ये अपना कौन सा होगा, द्विघात समीकरण। और इसको देखो जरा, इसमें सबसे बड़ी घात 3 की है, तो द्विघात तो ये कतई नहीं होगा, तो ये त्रिघात है, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, या इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लो अब ये सही है। तो ये होते हैं द्विघात समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात दो की होती है। ठीक है, अब आ जाओ त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात 3 की होगी। ठीक है, कुछ भी लिख दो, देखो और घातों से नहीं मतलब, और घातें होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी घात होगी उस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, मान के चलो मैंने ये फॉर्मूला लिखा, 1 2 3 4 पद है इसमें। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी घात किसकी है, 3 की, तो ये समीकरण जो होगा वो हमारा त्रिघात समीकरण कहलाता है। तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होने का। और बहुपद की घात मैं फिर से बता देता हूँ, जो सबसे बड़ी घात होती है उस बहुपद की घात कहलाती है। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 3। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 2। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 1। आगे आएगा, याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। इसमें हमें घातों से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें हमें घातों से लेना देना नहीं है, इन्हीं में देख लो। अब देखो, ये जो पद होते हैं, पद क्या कहलाता है, मान के चलो एक समीकरण लिखा मैंने, 4x के ऊपर 3 की घात, यहाँ लिख दो 5x के ऊपर 2 की घात। ठीक है, यहाँ पर लिख दो 3x धन, यहाँ पर लिख दो 6। ठीक, तो यहाँ देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4। अब 4 ही क्यों है ये, क्योंकि अगर बीच में धन या ऋण लग जाए तो वहां से पद अलग हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। जैसे गुणा में लिख दो इसको, चलो 4x के ऊपर घन गुणा 5x के ऊपर वर्ग। ठीक है, तो ये इसको हम दो पद नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका गुणा हो जाएगा, एक पद बन जाएगा। ठीक है, तो पद किससे अलग होता है, सिर्फ धन और ऋण से, गुणा भाग से पद अलग नहीं होते, ये भी याद रखना। ठीक है, ये दो पद नहीं गिन देना कभी। ठीक है, क्योंकि 5 चौके 20 और x के ऊपर 3 2 5 की घात, ये तो बन गया ना एक ही पद। ठीक है, तो इसलिए जो पद होते हैं वो किससे, धन और ऋण से अलग होते हैं। जैसे मैंने ये लिखा था, इसमें 1 2 3 4 पद होते, कितने, 4, क्योंकि यहाँ धन कितने लगे हैं, बीच में 3। ठीक है, मतलब ये धन ने इसको अलग कर दिया, धन से ही अलग होते हैं।
तो एक पदी क्या कहलाएगा? एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक पद हो। एक पद हो मतलब मात्र एक पद हो। ठीक है। अब इसके ऊपर कितनी भी घात, इसके ऊपर मान के चलो 100 की घात भी लगा दो, रहेगा ये एक पदी। घात का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब मान के चलो वायु लिखा, वायु के ऊपर 10 की घात लगी हो, अब मैंने जेड लिख दिया, जेड के ऊपर 1 की घात हो। ठीक है। तो ये एक पदी है, इनका दूसरा पद है ही नहीं। अब आता है द्विपदी। द्विपदी का मतलब मान के चलो मैंने लिख दिया x धन 1। कितने पद है इसमें? दो। घातों को नहीं देखना है, घातों को इसमें देखना है। ठीक है। इसमें घातों से मतलब नहीं हमें। ठीक। अब मान के चलो मैंने लिख दिया 2x के ऊपर 10 की घात धन x लिख दो चलो। ठीक है। कितने पद है? एक और एक दो। धन और ऋण से अलग होते हैं, एक ऋण का कर लो चलो। 4x के ऊपर 3 की घात ऋण 2। ठीक है। कितने पद है इसमें? दो, इसलिए ये क्या होगा? द्विपदी होगा। ऐसे ही त्रिपदी होता है, तो त्रिपदी मान के चलो लिख दो 3x के ऊपर 4 की घात धन 2x धन 3 लिख दो चलो। कितने पद है इसमें? 3 पद है, इसलिए ये क्या होगा? त्रिपदी होगा। ठीक है। गुणांक जिसको हम इंग्लिश में कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है किसी भी चर, जो चर होते ना एक्स वाई जेड, इसके गुणा में आगे क्या है? इसके गुणा में मान के चलो 4 है। ठीक है। तो x का जो गुणांक होगा वो कितना होगा? 4। याद रखना। ठीक है। जिसके इसके गुणा में 4 है तो x का गुणांक 4 होगा। चलो इनके देखते हैं। ठीक है। यहाँ देखो मैंने बोला इसमें x वर्ग का गुणांक बताओ, और गुणांक क्या होते हैं वो पूछते हैं कि किसका बताना है। ठीक, अपने मन से नहीं लिख देना। इनने पूछा इसका गुणांक तो तुम x का ही बताने लगो, वो पूछेंगे कि किसका। उनने पूछा x वर्ग का, निम्नलिखित समीकरण में x वर्ग का गुणांक बताइए। तो x वर्ग का गुणांक क्या है? 2। ठीक है। मान के चलो ये ऋण का होता फिर तो हमें ऋण भी साथ में लगाना है, तो x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा? ऋण के 2। ठीक है। तो समझ में आया गुणांक क्या होता है? इसका बताओ x घन का गुणांक। तो x घन का गुणांक क्या है? 3, क्योंकि 3 इसके गुणा में है। तो ये होता है गुणांक। ठीक है। तो उम्मीद है ये सब चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूर हो जाता हूँ। ले लिया होगा। आजकल बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत ही तेज हो रहे हैं आजकल के बच्चे, अति से ज्यादा। अपन जानते क्या हैं जो बच्चे छोटे छोटे जानते हैं। ठीक है। तो आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। याद नहीं होता, भूल जाते हैं 1-2 दिन बाद। ठीक है। इन सब सभी समस्याओं का मैं हल बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस, इतने साल का जो जितना भी एक्सपीरियंस है ना, मैं पूरा आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। याद क्यों नहीं होता? या मैथ समझ में तो आती है, जो मैंने समझाया समझ में तो आ गई, 2 दिन बाद भूल जाओगे, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो मैं पूरा आज अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ क्यों होता है ऐसा। होता ये है कि जो मेरा अपना जो दिमाग होता है ना, वो एक मेमोरी है। क्या है? मेमोरी। ठीक है। गाना सुनते हो? गाना सुनते हो? याद है? अभी कोई गाना अभी पूरा गा दोगे साथ साथ में। क्यों? क्योंकि जो अपना जो मेमोरी है, एक हिसाब से मेमोरी कार्ड है, कंप्यूटर समझो इसको। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो करता क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन जैसे हमारे अंदर आई, यदि तुम उसको इम्पोर्टेंस दोगे तो दिमाग को लगेगा कि ये जरूरी जानकारी है, तो वो उसमें सेव करके रख लेता है। ठीक है। तो यदि आपने कोई चीज हल्के में ली तो दिमाग सोचता है ये ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए वो आउट कर देता है, इसलिए आप 2-3 दिन बाद भूल जाते हो। तो करना क्या है, ये चीज हमने पढ़ी तो हमें अपने दिमाग को बताना है कि भैया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिन बाद भुला मत देना। तो उसको ये इम्पोर्टेंट बताने का संकेत देने के लिए इसको पढ़ो, ध्यान दो, घर जाके फटाफट से एक रिवीजन मार दो, फटाफट से। ठीक है। कोचिंग से जाओ, घर खेलने लगते हो, बैग ऐसा फेंकते हैं, पता ही नहीं चलता बैग कहाँ गया। दूसरे दिन सीधा मम्मी बैग कहाँ है मेरा, बैग कहाँ है मेरा। कोचिंग से स्कूल से घर जाओ, थोड़ा सा रेस्ट लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही लग जाओ, लेकिन जो कोचिंग या स्कूल में जो पढ़ा है फटाफट उसका एक बार रिवीजन कर लो। अपने दिमाग को एक संकेत दे दो कि भाई ये जो है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको डिलीट नहीं कर देना। तो वो उसको भी लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है, तो वो सेव करके रख लेगा। और आपको जो
जो भूलने की समस्या है ये आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गाने। गाने हमें इतने फटाफट याद होते हैं क्योंकि पहली बात तो हम उनको ध्यान से सुनते हैं, दूसरी चीज साथ साथ हम गाते हैं, तीसरी चीज गाना तो खत्म हो गया, बंद हो गया, अब हम गुनगुनाएंगे। सावन का महीना गुनगुनाते रहते कि नहीं, एक गाना सुन लिया उसको हम गुनगुनाते रहते हैं। तो दिमाग को लगता ये है कि जो हमने ये मेमोरी ली है ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको सेव करके रख लेता है, फोल्डर बना के रख देता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रहो। मैं भी अब जाता हूँ, नहीं बोलो आज सर ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण मार दिया। ठीक है, तो भाई साहब इनका रिवीजन कर लेना, और अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।